So as you all know, we are going to talk about some questions that may be asked most likely in the examination, यानी कि इंटरव्यू. ठीक ओके है, तो सर. इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी हम बात करेंगे. आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर. ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो बन सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है कि क्या क्या होता है. आई थिंक इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है, तो आप सभी लोगों को पता है. आप लोग इसको देख करके समझ सकते हैं. आपके पास कोई भी बुक हो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है, इसमें जो एक मेन बात है वो है कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं. जैसे एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव की बात थोड़ी देर में करेंगे. पहले हम एक दो वर्ड है उनको समझते हैं. एक वर्ड है फैमिली और एक वर्ड है फंक्शन. राइट, फैमिली एंड फंक्शन. तो फैमिली और फंक्शन का मतलब ये है कि हर एक वर्ड जो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश क्या किसी भी भाषा में होता है, मुझे लगता है ऐसा, उसमें उसकी एक फैमिली होती है और उस जब वो सेंटेंस का पार्ट बन जाता है तो वो उसका एक फंक्शन हो जाता है. सो लेट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर एक वर्ड की फैमिली और फंक्शन एक सिमिलर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं आई वॉन्ट टू ईट, तो यहाँ पर जो ये वर्ड ईट है, ये वर्ड एक नाउन, एक वर्ब है. राइट, और इसके अगर आप फैमिली की बात करेंगे तो इसकी फैमिली भी वर्ब है और इसका फंक्शन भी वर्ब है. लेकिन वर्ब में ये कोई पर्टिकुलर टाइप हो सकता है, वो एक अलग मामला है. हम उसको अलग से देखेंगे जब वर्ब की टाइप्स की बात करेंगे अभी तब. बट फिलहाल इसका जो फैमिली है और जो फंक्शन है वो सिमिलर है. लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को दोबारा लिखें या हम एक और सेंटेंस ले लें और हम लिखें कि ही इज़ स्मार्ट. राइट, अब अगर यहाँ पे इस सेंटेंस को आप देखेंगे, ही इज़ स्मार्ट, इस सेंटेंस में जो स्मार्ट वर्ड है ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है, इसकी फैमिली भी एडजेक्टिव है और इसका फंक्शन भी एडजेक्टिव है. जो मैं फैमिली और फंक्शन दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि जो वर्ड नॉर्मली जिस सेंस में यूज़ किया जाता है उस सेंस में उसको आप कह सकते हैं कि वो उसकी फैमिली है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको गो कहूँ तो आप कहेंगे कि ये वर्ब है. गो, कम, ईट, ये सब वर्ब हो गया, है ना. अगर मैं कोई नाम लूँगा तो आप नाउन बोलेंगे. कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, ढेर सारे नाउन्स हो सकते हैं. राइट, लेकिन जब हम किसी ऐसे वर्ड को जो कॉमनली यूज़ होता है एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह, उसको हम किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज़ कर लेते हैं तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, इस सेंटेंस में जो आपका वाटर है ये एक नाउन है. ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर में वाटर एक नाउन है और वाटर आपको पता है कि ये नाउन की फैमिली से ही आता है, क्योंकि अगर हम वाटर को अलग से भी पूछेंगे कि वाटर क्या है तो आप बोलेंगे कि नाउन है. लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसा हम यूज़ करें, आई वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग. ठीक है, आई वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग, अगर हम इस सेंटेंस को में वाटर को यूज़ करें तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पे वाटर है वो एक्चुअली वर्ब है, वो नाउन नहीं है. तो आप बोल सकते हैं कि वाटर इज़ अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ नाउन बट इट इज़ यूज्ड हियर एज अ वर्ब, है ना. तो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड को, मतलब ज़्यादातर जो लैंग्वेज के एक्सपेरिमेंटल यूज़ होते हैं उसमें किसी भी वर्ड को, किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के वर्ड को किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ किया जा सकता है. सो वी विल हैव टू understand the function of the word when we are answering the question about the part of speech. So it is very likely that you will be given a sentence in the examination or in the interview, and they will ask you about a particular word and they will ask you कि ये कौन सा part of speech है.
ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके इंटरव्यूज़ में, जो ग्रामर में अक्सर प्रोफेसर्स पूछ लेते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी है या नहीं है। तो इसका आंसर देते समय आपको ये देखना है कि यू विल नेवर थिंक अबाउट द फैमिली ऑफ दैट वर्ड, बट रादर यू विल थिंक अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी सेंटेंस अमरेश जी ने कहा था कुछ देर पहले कि ओनली राम कैन डू इट, इस सेंटेंस में जो वर्ड ओनली है वो क्या है? ओनली यूजुअली आपको पता है ये एक एडवर्ब होता है, राइट? ये एक एडवर्ब होता है। और जैसा कि उन्होंने कहा अमरेश जी ने कि एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, और एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई कर सकता है, और कभी कभी एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है, राइट? ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस की बात करेंगे, ओनली राम कैन डू इट, तो इस सेंटेंस में ओनली पूरे सेंटेंस राम कैन डू इट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये सिर्फ मॉडिफाई कर रहा है एक पार्ट को, जो है ओनली राम, सिर्फ राम को मॉडिफाई कर रहा है। जब कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड या एक फ्रेज को मॉडिफाई करेगा और वो वर्ड या फ्रेज नाउन होगा, तो फिर ऐसे मॉडिफायर को हमेशा एडजेक्टिव कहा जाएगा, एडवर्ब नहीं कहा जाएगा। ये अलग अलग बात है कि कुछ अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग जानकारी मिल सकती है, बट आप क्लैरिफिकेशन क्या देंगे एग्जाम में, इंटरव्यू में, ये आपको पता होना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज a noun or a pronoun can never be adverb, can never be adverb, it will always be adjective। तो ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो एडजेक्टिव है आपका वो हमेशा मॉडिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को, और जो एडवर्ब है वो हमेशा मॉडिफाई करेगा एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, या एक और एडवर्ब को। और जाहिर सी बात है, जैसे अमरेश जी ने बोला कि ये एक पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। मैं आपको इन चारों के एग्जांपल देकर के समझा देता हूँ कि कैसे ये होता है ना। मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं आपको सेंटेंसेस के एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि एक सेंटेंस है कि ही, सॉरी कलर थोड़ा ज़्यादा हल्का हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो जल्दी से। ओके, ही रन्स फास्ट, ठीक है। अब ही रन्स फास्ट एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे रन्स जो है वो वर्ब है और फास्ट जो है वो आपका एडवर्ब है। ही रन्स फास्ट में फास्ट आपका एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये एक जो वर्ब रन्स है उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि रन्स को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और ये कौन सा एडवर्ब है? एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर वेरी क्या है? एक एडवर्ब है। वेरी क्या है? एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे एडवर्ब फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, और जो भी एक दूसरे जो वो वर्ड, जब कोई भी वर्ड जब किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो भी एडवर्ब होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में दो एडवर्ब हो गए, एक हो गया वेरी, एक हो गया फास्ट। फास्ट जो है वो रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वेरी है वो फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इस तरीके के ये एक एग्जांपल हो गया जहाँ एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तीसरा एग्जांपल देखिए जहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। अगर आप बोलें शी इज़ ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में देखिए तो जो इज़ है वो एडजेक्टिव है, राइट। इज़ एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इस एडजेक्टिव को आप
और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहें, आप बोलें शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि आप उसकी सुंदरता को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहते हैं। शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, राइट। तो ये आपका जो एक्सट्रीमली है ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ये एडवर्ब क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। यानी कि आपको मैंने जो एग्जाम्पल बताए, 3 एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जहाँ पे एडवर्ब एक ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया एक ऐसा एडवर्ब जो एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। और तीसरा मैंने बताया आपको एक ऐसा एडवर्ब जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसी के साथ एक चौथा एग्जाम्पल जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जहाँ पर एक एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ सेंटेंस से। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द मैच। यहाँ पे क्या है? वी लॉस्ट द मैच एक सेंटेंस है, ठीक है। वी लॉस्ट द मैच एक सेंटेंस है जिसको मॉडिफाई कर रहा है कौन? अनफॉर्चुनेटली, जो एक एडवर्ब है। यहाँ पे ये एडवर्ब अनफॉर्चुनेटली पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब इज़ मॉडिफाइंग अ सेंटेंस। एडवर्ब की खास बात यह है कि ये फ्री फ्लोट करता है सेंटेंस में। ये सेंटेंस में अब अपनी जगह बदल सकता है और अक्सर इसकी जगह बदलने से मीनिंग पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, बट समटाइम्स इट कैन चेंज, समटाइम्स द मीनिंग में चेंज। जैसे वो ओनली वाला सेंटेंस है जो जिसका एग्जांपल अमरीश जी ने दिया था कि ओनली राम कैन डू इट, राम ओनली कैन डू इट, एक्सेट्रा। तो ओनली जहाँ आगे पीछे होता जाएगा उसकी मीनिंग चेंज होती जाएगी, राइट। तो ये एडवर्ब के 4 मेन यूसेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए, या किसी को कुछ ऐड करना हो, कोई जानता हो और आप कुछ शेयर करना चाहता हो तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ही रन्स वेरी फास्ट, तो इसमें फास्ट एडवर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, और वेरी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। नहीं, मैं भी एडवर्ब टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पूछ सकता है। वैसे एडवर्ब टाइप्स पूछेगा नहीं, ओके सर, क्योंकि आप पीजीटी का तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। हाँ जी सर, है ना। हाई एजुकेशन में एडवर्ब टाइप्स नहीं पूछेगा जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? हाँ यस सर, ओके ग्रेट। सो इसको आप लोग याद रखिएगा कि एडवर्ब जो होता है। अब एक जो और आपसे पूछ सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा, वो होता है आपका वर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। आपको पता है वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बिना सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। अ सेंटेंस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ वर्ब। अगर आपसे ये पूछता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, तो वो वर्ब है। जब वर्ब होगी तभी सेंटेंस बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी को बोल दें गो, तो वो सेंटेंस अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन आप कुछ भी सेंटेंस में लगा दें और एक वर्ब की कमी हो तो वो सेंटेंस कभी पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। वर्ब टाइप्स में ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स होता है, ठीक है। फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट होता है। ये वर्ब के कुछ टाइप्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। देखिए, ट्रांजिटिव का मतलब होता है एक ऐसा वर्ब जो ट्रांसफ़र कर देता है एक्शन को किसी ऑब्जेक्ट पर, और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जो एक्शन को अपने आप में कंप्लीट कर देता है। जैसे ट्रांजिटिव में अगर आप बोले ही किक्स, तो ही किक्स के बाद क्या? आपको कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। एक ऑब्जेक्ट चाहिए तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जिस पर आपका एक्शन ट्रांसफ़र हो सके। लेकिन इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आप बोलते हैं शी
laughs, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि ट्रांजिटिव में हमेशा एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर्स द एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट, whereas intransitive verb does not transfer the action to any object, but it is complete in itself. ठीक है, हेलो अब हेलो सर। या हाँ पूछिए। सर प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए ताकि हाँ, बाद में रिकॉर्डिंग रिवाइज भी रिकॉर्डिंग कर चल रही सकें। है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। ओके, नाउ एक जो कंफ्यूजन वाला हो सकता है, आपको फंसाने के लिए जो पूछ सकता है वो सेंटेंस, वो बोलेगा कि सी स्लेप्ट ऑन द सोफा। ठीक है, शी स्लेप्ट ऑन द सोफा, और वो पूछेगा कि ये बताइए इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है, सोफ़ा लगा हुआ है, तो फिर ये सेंटेंस तो आपका होना चाहिए, इसमें जो वर्ब है स्लेप्ट, ये जो वर्ब है ये तो क्या होनी चाहिए, ये वर्ब तो आपकी होनी चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑन द सोफ़ा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ऑन द सोफ़ा है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप ये क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब है क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो वेयर के क्वेश्चन को आंसर करता है। मैं आपको अभी एक इस पे मैं लौट के आता हूँ, मैं थोड़ा सा एडवर्ब पे वापस जाऊँगा। आप याद रखिए कि जो एडवर्ब होता है हमेशा वो 5 क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। एडवर्ब कैन आंसर दीज 5 क्वेश्चंस। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ एंड हाउ ऑफन। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन पांचों में से किसी का भी आंसर कर रहा है और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको बिना सोचे समझे बोलना है कि ये एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो आई वोक अप इन द मॉर्निंग, तो ये व्हेन को आंसर कर रहा है। इन द मॉर्निंग क्या हो गया, एडवर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो वी प्लेड इन द ग्राउंड, तो इन द ग्राउंड क्या है, वेयर को आंसर कर रहा है, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, वाई को आंसर करने वाला, राइट, शी स्टडीज बिकॉज शी लाइक्स टू स्टडी, तो जितना पूरा का पूरा पार्ट है बिकॉज शी लाइक्स टू स्टडी, ये वाई को आंसर कर रहा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एडवर्ब हो जाएगा, बिकॉज शी लाइक्स टू स्टडी। हाउ, महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली, ब्रेवली क्या है, किस तरीके से लड़े, हाउ को आंसर कर रहा है, एडवर्ब हो जाएगा, जिसको एडवर्ब ऑफ मैनर भी कहते हैं। हाउ ऑफन, जिसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ही कम्स थ्राइस अ वीक, वो हफ्ते में 3 बार आता है, तो हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, टाइप्स को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना है कि ये दीज आर द 5 क्वेश्चंस दैट आर ऑलवेज आंसर्ड बाय एन एडवर्ब। Is that clear? यस सर। Yes, sir. Okay. Now, if you come down and you see verb, मैंने कहा कि बिना वर्ब के एक सेंटेंस पॉसिबल नहीं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की हम बात कर रहे थे। मैंने कहा कि सी स्लेप्ट ऑन द सोफा, इस सेंटेंस में स्लेप्ट जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आपको एग्जामिनर ये बोल सकता है कि यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट है, सोफा है, तो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। तो आपको इसका आंसर देना है कि सर ऑन द सोफा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्लीपिंग, राइट, शी कैन स्लीप इवन on the cot or on the ground, or she can sleep in the bus, she can sleep anywhere. So on the sofa is not required, it is not essential part of the verb slept. मतलब मीनिंग पूरा करने के लिए स्लेप्ट को ऑन द सोफा की ज़रूरत है ही नहीं, वो एडजंक्ट है, एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, बल्कि ये आंसर कर रहा है वेयर को, और वेयर को आंसर करने वाला एडवर्ब होता है, इसलिए ऑन द सोफा एडवर्ब है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? ओके सर। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव एंड So, ट्रांजिटिव। या so can you give some more examples like यस, आई this? कैन गिव यू एज मेनी एज यू नीड। Okay. तो Okay, sir. ट्रांजिटिव का अगर आपको चाहिए तो ट्रांजिटिव का आप बोल सकते हो कि सन शाइन्स, देखो सन शाइन्स ब्राइटली,
ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि साइंस जो है उसको करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, राइटली तो एडवर्ब है, ठीक है। और ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ही इनवाइटेड फ्रेंड्स में इनवाइटेड क्या है, इनवाइटेड आपका ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको मीनिंग पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स है। ही इनवाइटेड हवा में तो हो नहीं सकता, किसी न किसी को इनवाइट किया होगा, तो जिसको भी इनवाइट किया है वो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो आपको जब भी कोई सेंटेंस आएगा आपको ये देखना है कि जो वर्ब है वो क्या बिना उस ऑब्जेक्ट के मीनिंग कंप्लीट कर देगी। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अगर हम इन द ईस्ट हटा दें तो क्या मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स में अगर हम हिज फ्रेंड्स को हटा दें तो क्या मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी? मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये इनवाइटेड तो ट्रांजिटिव है, लेकिन राइजेस जो है वो इंट्रांजिटिव है। इज दैट ओके? Yes, sir. गुड। देखिए रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स पूछेगा नहीं, बट फिर भी मैं क्योंकि टाइप्स की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बता देता हूँ। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उसका मतलब ये होता है, रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं वो एक्चुअली होती हैं वर्ब्स दैट मेक देयर थर्ड फॉर्म विद ईडी। फॉर एग्जाम्पल collected, inspected, etc. Okay, and irregular are those that make their third form without ed, that is with some other inflection। तो उसमें क्या हो जाएगा? feed, fed, fed, okay, go, went, gone, right, wear, wore, worn। ये आपका रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का क्लासिफिकेशन है जो आपको बस याद रखना है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, अक्सर पूछा गया है, तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट फाइनाइट वर्ब इज अ टेंस्ड वर्ब। व्हाट इज टेंस्ड वर्ब? अ वर्ब दैट टेल्स यू अबाउट द टेंस, दैट इज टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल she sleeps. In this sentence, sleeps is telling you about the present time. Sleeps आपको क्या बता रहा है? Present time के बारे में बता रहा है। तो जब sleeps present time के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब sleeps क्या हो गया? ये present time के बारे में बता रहा है, इसलिए sleeps क्या हो जाएगा? एक finite verb हो जाएगी, ठीक है। Non-finite verbs are verbs that come from the family of a verb but are used as a different part of speech. For example, मान लीजिए कि एक वर्ब है आपका ड्रिंकिंग, ठीक है। ड्रिंकिंग तो वर्ब है ना। ये कौन सी फैमिली से आता है? वर्ब की फैमिली से आता है। अगर इसको हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि आई एम ड्रिंकिंग। यहाँ पर ये एक वर्ब है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को हम इसको दूसरे तरीके से यूज़ करें और हम बोलें ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग क्या है? यहाँ पे ड्रिंकिंग किसका कौन सा रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पे ड्रिंकिंग क्या है? वर्ब का काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पे ड्रिंकिंग फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह, ठीक है। और क्योंकि ड्रिंकिंग यहाँ पे नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ड्रिंकिंग क्या हो गया? एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। क्या हो गई?
नॉन फाइनाइट हो गई। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ड्रिंकिंग जो है यहाँ पे टेंस के बारे में नहीं बता रहा है। ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट, यहाँ जो वर्ब इज़ है ये तो टेंस के बारे में बता रहा है, लेकिन ड्रिंकिंग जो वर्ब है इसका टेंस से कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सेंटेंस का टेंस चेंज कर देंगे तो ड्रिंकिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्रिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट, ड्रिंकिंग वॉज अ बैड हैबिट, ड्रिंकिंग विल बी अ बैड हैबिट। इस केस में आप देखेंगे कि ड्रिंकिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेंस के चेंज होने का, और आप ड्रिंकिंग से जान भी नहीं पाएंगे कि ये कौन से टेंस में है। आप इस सेंटेंस का टेंस इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इज़ लगा हुआ है। ओके, तो इज़ जो है वो आपका एक तरीके से कह लीजिए फाइनाइट वर्ब है, और ड्रिंकिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट, अभी पहला चीज़ क्लियर हो गया कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट में बेसिक डिफरेंस क्या है। फाइनाइट इज़ अ टेंस्ड वर्ब and non-finite is a non-tensed verb. It does not talk about tense. ये बात क्लियर है? Yes, sir. Okay. Types of non-finite are important. The first one is participle. ठीक है? Second one is infinitive. And third one is infinitive. And third one is gerund. Okay, so what is participle? Participle is verb used as an adjective or adverb. ठीक है, जब वर्ब को एक एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो वो पार्टिसिपल हो जाती है। जैसे ब्रोकन लेग। ब्रोकन लेग में ब्रोकन क्या है तो फैमिली वर्ब की, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है, लेग एक नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ब्रोकन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक वर्ब है बट फंक्शन एडजेक्टिव का कर रही है तो वो पार्टिसिपल हो जाती है। ठीक है, स्माइलिंग गर्ल, सेंटेंस में स्माइलिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, राइट, और फंक्शन क्या कर रही है, एडजेक्टिव का, क्योंकि गर्ल एक नाउन है उसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये हो गया पार्टिसिपल। जो ब्रोकन है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और जो स्माइलिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी आईएनजी फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। ठीक है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है बट उसको छोड़ देते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, इट मे कम विद टू और विदाउट टू। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले। इन दिस सेंटेंस टू प्ले इज इन्फिनेटिव। ठीक है, ये कौन सा रोल प्ले करता है, ये है एक्चुअली वर्ब, बट कौन सा काम कर रहा है, फंक्शन क्या है, नाउन का है। जैसे आप टू प्ले को हटा करके एप्पल लिख सकते हो, आई वॉन्ट एप्पल, तो एप्पल तो एक नाउन है, नाउन की जगह आया हुआ है टू प्ले, तो ये है वर्ब बट काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू प्ले, राइट, ये आपका इन्फिनेटिव विद टू है। इन्फिनेटिव विदाउट टू भी होता है, इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है, राइट। तो इन्फिनेटिव विदाउट टू का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ही ओके, अलाउ मी टू हेल्प, ही विल हेल्प हिम डू द वर्क। ठीक है, ही विल हेल्प हिम डू द वर्क, तो ये जो डू द वर्क है, डू है, ये आपका इन्फिनेटिव विदाउट टू है। अक्सर आप लोग ये भी बोल सकते हैं ही विल हेल्प हिम टू डू द वर्क, लेकिन ये जो हेल्प हिम टू डू द वर्क है वो गलत होता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द करेक्ट वर्जन इज ही विल हेल्प हिम डू द वर्क। तो यहाँ पे टू की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओमिशन ऑफ टू हो जाता है, टू इज ओमिटेड इन सच सेंटेंसेस। हाउ वुड यू नो कि टू ओमिटेड होगा, बिकॉज ऑफ हेल्प, राइट। देयर आर मेनी सच वर्ब्स दैट डू नॉट अलाउ टू with an infinitive when they come with them. Okay, he will help him do the work. So do is an infinitive that is without to,
and to play is an infinitive that is with to. Okay, so this is infinitive. नॉन फाइनाइट में आप देखेंगे ये सारे जो वर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं भी वर्ब का फंक्शन नहीं कर रही है। जैसे यहाँ ब्रोकन और स्माइलिंग एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, टू प्ले और डू ये नाउन का फंक्शन कर रहे हैं। अब अगला आता है जीरंड। जीरंड का एक और नाम है, जीरंड का एक और नाम है, इसको बोलते हैं वर्ब नाउन। वर्ब नाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअली है एक वर्ब बट फंक्शन करता है किसका, नाउन का। एग्जाम्पल है smoking is injurious to health. Now if you see the sentence smoking is injurious to health, smoking is actually verbs ing form but functioning as noun. That is why it is called verb noun. So verb noun is also called gerund. Is that clear? ओके सर, इसको वर्बल नाउन भी कह सकते हैं सर क्या? वर्बल नाउन कह सकते हो। अच्छा ओके, ठीक है, समझ में आया ये बात? कोई बोल देगा सब चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ खास पूछेगा। अगर आपको इतना तैयार है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपके आइडियाज़ तैयार हैं तो क्लियर है। एक चीज़ ये है कि कोई भी वर्ड जब तक किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जाता है वो सेंटेंस हमेशा और हमेशा सिर्फ नाउन होता है। ये एक आइडिया है जिस पे क्वेश्चन अक्सर कभी कभी पूछा जा सकता है। अगर कोई एक वर्ड ऐसा है जिसको कहीं यूज़ नहीं किया गया है, वो अकेले पड़ा हुआ है, तो वो नाउन होगा, बिकॉज नाउन इज़ अ नेम। आप लोग अक्सर आंसर देते हो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, बट उससे बेटर आंसर है कि नाउन इज़ नेम ऑफ एनीथिंग, क्योंकि पर्सन, प्लेस और थिंग के बाद बचता ही क्या है ना? तो नाउन इज़ नेम ऑफ एनीथिंग आप सिंपली बोल सकते हो नाउन इज़ अ नेम, रादर देन सेइंग नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यू कैन से नाउन इज़ अ नेम। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ओके, इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है फ्रेज वर्सेस क्लॉज। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये तैयार होना चाहिए। फ्रेज वर्सेस क्लॉज, किसी को पता है क्या है डिफरेंस फ्रेज और क्लॉज में? वुड एनीवन लाइक टू शेयर एनी आइडिया? सर जो क्लॉज है ना वो तो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, और जो फ्रेज है वो एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है और एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। मैं तो खाली फ्रेज और क्लॉज होते क्या ये पूछ रहा हूँ, आप तो मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं। Sir, phrase is a group of words and clause is it contains one or more sentences that is called clause. नहीं खुशबू, चलो और कोई बोलेगा? ठीक है, सो लेट मी टेल यू, फ्रेज और क्लॉज दोनों ही क्या हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। दोनों ही क्या हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? टू और मोर वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स, यानी दो या दो से ज़्यादा शब्द जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो या तो फ्रेज बन जाते हैं या तो क्लॉज बन जाते हैं। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि ये फ्रेज है या ये क्लॉज है? इसका एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। फ्रेज डज नॉट हैव a finite verb. Okay, clause must have a finite verb. यानी कि अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो वो क्लॉज होगा, अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो फिर वो फ्रेज होगा। अब बहुत आसान सा डिफरेंस है, सीधा सीधा डिफरेंस है, ठीक है, इसमें बहुत घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल देते हो, अगर आप बोलते हो ब्रोकन लेग, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, यहाँ पर आपके पास क्या एक ऐसी वर्ब है जो टेंस के बारे में बता रही है? ब्रोकन लेग है? No, sir. नहीं No, है, sir. नहीं है क्योंकि ब्रोकन तो टेंस के बारे में बता नहीं रहा है, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ब्रोकन लेग क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। लेकिन अगर आप इसमें बोलें लेग, हिज लेग
ब्रोक। अब ये क्या है? ये क्लॉज है। क्यों क्लॉज है? क्योंकि It is in past tense. That's it. it has a verb, it has a finite verb, and that finite verb is broke. क्योंकि ब्रोक यहां पर टेंस बता रहा है लेकिन ब्रोकन टेंस यहां पर नहीं बता रहा है। मतलब एक ऐसी वर्ब जो टेंस के बारे में बता रही है, अगर वो वर्ब किसी पार्ट ऑफ वर्ड में है, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, तो वो क्लॉज है, और अगर वो नहीं है तो वो फ्रेज है। सिंपल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो समझ में आ गया है? एक एग्जांपल और दे दूं? आ गया या एक एग्जांपल का काम है अभी? ओके Yes, सर। sir. आ गया? ओके सर। ग्रेट। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब। जैसे कि अगर आप बोलें कि एक और एग्जांपल मैं ही देता हूँ कि अ मैन विद अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ये क्या है? फ्रेज है कि क्लॉज है? Phrase, sir. फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसमें Because it doesn't contains any finite verb. इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। यस। और अगर मैं बोलूं गो, तो ये क्या है? ये क्या है? It is only verb. इट इज नॉट ओनली वर्ब, इट इज अ सेंटेंस। Yes, sir, sentence. गो तो अपने आप में सेंटेंस है, और ये एक क्लॉज है, और ये एक फाइनाइट क्लॉज। ये क्या हो जाएगा? एक आपका क्लॉज इसलिए कहा जा सकता है, सिंगल वर्ड क्लॉज कहा जा सकता है। वैसे सिंगल वर्ड क्लॉज यूजुअली नहीं होते हैं, बट आप इसको कह सकते हो क्योंकि ये इसमें फाइनाइट वर्ब है। ओके। आप अगर दूसरा एग्जांपल ले लें तो आप बोल सकते हो दे शाउटेड। ये क्या है? एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? Yes, sir. Okay, so now phrase and clause done. We are now moving to simple, complex and compound sentences. Okay? Simple, complex and compound sentences. Simple, complex and compound sentences. देखिए, आप कोई मुझे बताएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है? Yes, sir. Which contains a single subject and single finite verb. That is called a simple sentence. गुड। ओके। सिंपल सेंटेंस का मतलब है ओनली वन क्लॉज। अगर सिर्फ एक क्लॉज है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब है टू क्लॉजेस, टू और मोर क्लॉजेस। कंपाउंड का मतलब है टू और मोर क्लॉजेस। बट देन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तो सेम हो गए, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस Sir, ये है। complex. Yes. क्या? बोलो बोलो। Sir, complex sentence contains a subordinate clause. वेरी गुड। हाँ सर, subordinate clause, while compound sentence contains coordinate clause. कंजंक्शन। ओके। सो अगर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और अगर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। Compound. अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर, मान लीजिए आपने कहा इफ, अनलेस, व्हेन, वेयर, ऑल WH, ठीक है, दैट, ओके, एंड बिकॉज, ठीक है।
ये सारे जो एक्सेट्रास, ये सारे जो कंजंक्शंस हैं वो क्या हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं। तो मतलब अगर एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज हैं और ये कोई कंजंक्शन लगा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज हैं लेकिन ये इसकी जगह पर एक कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ का फुल फॉर्म किसी को पता है? फॉर, Yes. एंड, Yes. Not only but also. नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये कुछ हैं, इसके अलावा भी हो सकता है देयरफॉर, अदरवाइज, एल्स, एटसेट्रास। तो ये जितने आपके कंजंक्शंस हैं, ये सारे कंजंक्शंस क्या हैं? ये सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कंजंक्शंस हैं ये क्या हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। तो जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल मैं बोलूं, हैविंग सेड दैट। पहले थोड़ा आसान बताता हूँ, डिफिकल्ट वाला बताता हूँ। शी स्माइल्स, ये एक क्या है? सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि स्माइल्स एक फाइनाइट वर्ब है और इसमें एक ही क्लॉज है, ठीक है। हैविंग सेड दैट शी इज नॉट अ वेरी गुड वर्कर, राइट। Having said that, she is not a very good worker. Now, in this sentence, having said that she is not a very good worker, having said that she is not a very good worker, ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें अगर आप फाइनाइट वर्ब ढूंढेंगे तो आपको सिर्फ एक मिलेगी, is। फाइनाइट वर्ब कितनी है इसमें? बस एक, यानी कि क्लॉज एक है। हम कैसे क्लॉज गिनते हैं? फाइनाइट वर्ब से गिनते हैं। तो फाइनाइट वर्ब अगर एक है तो क्लॉज भी एक है। तो ये हैविंग सेड दैट क्या है? हैविंग सेड दैट आपका एक फ्रेज है, और फ्रेज में कभी भी फाइनाइट वर्ब होती नहीं है, इसमें फाइनाइट वर्ब है नहीं, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, वो है इज। तो अगर आप देखेंगे तो शी स्माइल्स, ये एक सिंपल सेंटेंस है। हैविंग सेड दैट शी इज नॉट अ वेरी गुड वर्कर, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो हम सिंपल सेंटेंस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हम सिंपल सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे हमेशा उसमें फाइनाइट वर्ब की प्रेजेंस से। अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, एक से ज़्यादा होगी तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैंने बताया कंजंक्शन के द्वारा। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटेंस है शी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज स्मार्ट, ठीक है। शी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज स्मार्ट। यहाँ पे दो क्लॉज हो गए, दो फाइनाइट वर्ब हो गई, एक फाइनाइट वर्ब हो गई इज और दूसरी फाइनाइट वर्ब हो गई लाइक्स। क्योंकि दो फाइनाइट वर्ब्स वर्ब हो गई इसलिए ये एक, इसमें दो क्लॉज हो गए। पहला क्लॉज कौन सा? शी लाइक्स हिम, और दूसरा क्लॉज कौन सा? ही इज स्मार्ट। अब इनको ऐड कौन कर रहा है, जोड़ कौन रहा है? बिकॉज कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्योंकि बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसलिए ये आपका क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। क्लियर? नाउ कंपाउंड सेंटेंस में अगर आपका सेंटेंस है ही इज स्मार्ट एंड ही इज बैड, ठीक है। अब यहाँ पे ही कॉमन है तो ही इसको हटा दे सकते हो आप। ही इज़ स्मार्ट एंड ही इज़ बैड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज में इज़ है फाइनाइट वर्ब, दूसरे क्लॉज में इज़ है फाइनाइट वर्ब, और दो पार्ट हो गए आपके ही इज़ स्मार्ट एंड ही इज़ बैड। और कंजंक्शन कौन सा है? कंजंक्शन है एंड। और क्योंकि एंड कंजंक्शन जो है वो आपका फैन बॉयज़ में देखिए यहाँ पे एंड दिया गया है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ही इज़ स्मार्ट एंड ही इज़ बैड, इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया।
तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप फाइनाइट वर्ब पहचानेंगे। अगर फाइनाइट वर्ब एक है तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, अगर दो है तो फिर आप देखेंगे कि उसमें कंजंक्शन कौन सा लगा है। अगर कोऑर्डिनेटिंग लगा है तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, अगर सबऑर्डिनेटिंग लगा है तो वो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। दिस इज इन ब्रीफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। इफ यू विश यू कैन फाइंड आउट मोर एग्जांपल्स एंड स्टडी। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू मे आस्क, अदरवाइज एक आध क्लास में देखूंगा कुछ और ग्रामर के टॉपिक्स पे एग्जाम से पहले। आई विल ट्राई कि ले लूँ। ठीक है।